नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 12 घर की सजावट डेकोरेशन ऑफ हाउस पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसके 11 पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है और किस तरह से हमें घर की सजावट करनी चाहिए। तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों एक बार। घर की सजावट, सजावट के विभिन्न सिद्धांत, घर के विभिन्न कमरों की सजावट। तो इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे कि घर की सजावट किस प्रकार से करनी चाहिए, सजावट की कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और घर के विभिन्न कमरों की सजावट किस प्रकार करनी चाहिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं घर की सजावट, डेकोरेशन ऑफ हाउस। सजा हुआ घर ही सबको प्रिय लगता है। सजावट से तात्पर्य घर को कीमती वस्तुओं से भर देना नहीं है। मानव आदिकाल से ही सफाई या सुंदरता के प्रति आकर्षित होता रहा है, अपितु घर के प्रत्येक कमरे के सामान को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है कि वह उचित एवं व्यवस्थित लगे तथा जिनके दैनिक कार्यों को करने में कोई रुकावट ना हो। घर की सजावट में गृहिणी की कल्पना एक कार्य कुशलता काम करती है। उसकी कल्पना एक कुशलता भी कार्यान्वित रह सकती है जब घर का प्रत्येक सदस्य उसमें सहयोग दे। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने समझा कि किस प्रकार घर की सजावट सभी को प्रिय लगती है। घर कीमती हो, कीमती वस्तुओं से भरा हुआ हो तभी वो आकर्षित लगे, ये ज़रूरी नहीं है। घर अगर छोटा भी है तब भी वह सुंदर लग सकता है, आकर्षित लग सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रखा हुआ सामान अगर व्यवस्थित रूप से रखा है, अच्छी तरह से रखा है, भली प्रकार से रखा है, तब भी उसके रखने मात्र से ही वह घर आकर्षित लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है। और इस पैराग्राफ में यह बताया है कि गृहिणी जो होती है वो घर के कार्यों में अधिक कुशल होती है। घर का प्रबंधन करना, घर का संचालन करना, ये एक गृहिणी का ही कर्तव्य होता है, उत्तरदायित्व होता है। और उसकी कार्य कुशलता एक कल्पना शक्ति भी घर को सजाने में, घर की सजावट में अपना पूरा सहयोग देती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं सजावट के विभिन्न सिद्धांत। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेकोरेशन। निम्न सिद्धांतों का पालन करके सजावट को आकर्षक एवं सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं बच्चों, जैसे लय। जिस प्रकार लय में संगीत व्यक्ति को आनंद में विभोर कर देता है, ठीक वैसे ही यदि सजावट की समस्त वस्तुएं एक लय में सजी हो तो वह व्यक्ति के मन को आकर्षित करती है। लय में या तो इच्छा अनुसार अथवा एक संबंध स्थापित करते हुए वस्तुओं को क्रम से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लय से तात्पर्य क्रम से है। किससे? क्रम से। यानी कि जो जिस वस्तु का स्थान है, अगर वह वस्तु उसी स्थान पर रखी जाए, एक लय में रखी जाए, तभी घर को सुंदर बनाया जा सकता है, तभी घर अच्छा लगने लगता है। सेकंड है बच्चों अनुरूपता। सामान क्रमबद्ध रखने पर अनुरूपता का भाव जागृत होता है, अतः सजावट से पूर्व ही उसका नियोजन आवश्यक है। अनुरूपता लाने के लिए मुख्य रूप से निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अनुरूपता, सबसे पहले बच्चों भाव की अनुरूपता। वस्तु यथा स्थान रखना ही भाव की अनुरूपता है। यानी कि जो जिस वस्तु का स्थान है उस वस्तु को उसी स्थान पर ही रखा जाए तो एक भाव की अनुरूपता उत्पन्न होती है, यानी कि वह वस्तु सही स्थान पर रखी हुई है।
उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं बच्चों, जैसे नमक मिर्च दानी खाने की मेज पर ही शोभा देगी। देखिए बच्चों, जो जिस वस्तु का स्थान है उसी स्थान पर वह वस्तु रखनी चाहिए। अगर जैसे नमक है, मिर्च दानी है ना, ये आप खाने की मेज पर ना रखकर इसे आप बाथरूम में रख देते हैं या फिर आप पूजा घर में रख देते हैं तो वो शोभा नहीं देती है और वो बहुत ही अटपटा सा महसूस होता है और बार बार मन में आता है कि ये चीज़ें इस स्थान पर रखी क्यों हैं, आखिर इनका यहाँ पर कार्य क्या है। और अगर हम उसे पुनः उसकी जगह पर रख देते हैं तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है और एक क्रम में वह चीज़ रखी जाती है। तो उसे कहते हैं बच्चों भाव की अनुरूपता। ड्राइंग रूम की मेज पर वह बुरी लगेगी। सजावट की वस्तुएं कार्निश अथवा शो केस में ही अच्छी लगेगी। देखिए, सजावट की जो वस्तुएं जो होती हैं वो कहाँ अच्छी लगती है। अगर सजावट की वस्तुओं को आप रसोई में रख दें तो क्या वो अच्छी लगेंगी? नहीं। या पूजा घर में रख दें तो तब भी अच्छी नहीं लगने की, क्योंकि सजावट की वस्तुएं कहाँ अच्छी लगती हैं? ड्राइंग रूम में ही अच्छी लगती हैं अथवा शो केस में अच्छी लगती हैं। रंगों की अनुरूपता। कमरे की दीवार के रंगों के अनुरूप ही पर्दे, कुशन, सोफा, कालीन आदि हों। तो देखिए, रंगों की अनुरूपता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है बच्चों कि जिस प्रकार आपने रंग कमरे में रंग कराया हो, पेंट कराया हो, उसी के अनुरूप पर्दे खरीदने चाहिए, कुशन खरीदने चाहिए या फिर सोफ़ा लेना चाहिए, कालीन भी उसी तरह का हो। तो रंगों में एक अनुरूपता बनी रहती है, कमरे सुंदर दिखाई देने लगते हैं। कमरे की शोभा द्विगुणित हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। अगर हम रंगों के अनुरूप ही पर्दे खरीदेंगे, कुशन खरीदेंगे, सोफ़ा खरीदेंगे, कालीन खरीदेंगे तो उससे क्या होने लग जाएगा? रंगों की शोभा दुगनी हो जाएगी। ऋतु के अनुकूल ही रंगों का चयन करें, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग ही आपको कौन सा कलर अपने कमरे में कराना है ये चयन करना बहुत आवश्यक है, तो अच्छा लगेगा। रंगों का चयन अनुकूल अथवा विरोधी कोई भी किया जा सकता है। सजावट की अनुरूपता। शोकेस छोटा हो तो उसमें सजावट की छोटी वस्तुएं रखनी चाहिए। ऐसे ही कमरा बड़ा हो तो उसमें 3-4 चित्र लगा सकते हैं। छोटे कमरे में एक ही चित्र पर्याप्त होगा। देखिए, सजावट के अनुरूपता से तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि अगर कमरा हमारा छोटा है और उसमें शोकेस लगा हुआ है और शोकेस में हम अगर बड़ी बड़ी चीज़ें रख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। शोकेस के हिसाब से अगर हम उसमें छोटी छोटी वस्तुएं रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर कमरा बड़ा हो तो बड़े कमरे को किसके द्वारा सजाया जा सकता है? 3-4 बड़े बड़े चित्रों के द्वारा भी सजाया जा सकता है, पेंटिंग के द्वारा सजाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर कमरा छोटा है तो उसके लिए केवल और केवल एक ही चित्र पर्याप्त रहता है। रेखाएं मिलकर एक आकृति का निर्माण करती हैं। रेखाएं एक सी या छोटी बड़ी के क्रम में से प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो देखिए बच्चों, रेखाओं को मिलाकर किसी भी आकृति का निर्माण कर सकते हैं और उस आकृति का निर्माण करने पर हम अपने घर की सजावट भी कर सकते हैं। आकार की अनुरूपता। आकार के अनुरूप ही यदि कमरे में वस्तुएं लगाई जाएं तो शोभा देंगी। जैसे कमरा बड़ा हो तो उसमें फर्नीचर बड़ा लगना चाहिए। इसके विपरीत छोटा कमरा होने पर फर्नीचर छोटा ही अच्छा लगेगा। तो देखो बच्चों, आकार की अनुरूपता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर कमरा हमारा बड़ा है तो उसमें बड़ा फर्नीचर लगाने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी, और अगर कमरा हमारा छोटा है और उसी के अनुरूप अगर हम छोटा फर्नीचर डालें तो उसकी शोभा ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आकार के अनुरूप ही हमें वस्तुओं का चयन करना चाहिए। संतुलन। महंगी वस्तुओं के साथ प्रत्येक वस्तु उसी के संतुलन की होनी चाहिए। जैसे यदि सोफ़ा कीमती है और बड़ा है परंतु उसके साथ की मेज साधारण एक छोटी है तो उनमें परस्पर संतुलन नहीं रहेगा। संतुलन दो प्रकार से हो सकता है। एक में तो एक ही आकार की वस्तुएं चारों ओर
रखकर तथा दूसरे में भिन्न भिन्न आकार की वस्तुएं रखकर। तो यहाँ पर बच्चों संतुलन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर महंगी वस्तुओं के साथ प्रत्येक वस्तु उसी के संतुलन की होनी चाहिए। यानी कि आपने सोफ़ा तो खरीद लिया यहाँ पर महंगा, सोफ़ा में आपने महंगा खरीद लिया, ठीक है, और उसमें उसके आसपास जो मेज लगा दी है वो छोटी और सस्ती लगा दी है, तो वो बड़ा अटपटा सा लगेगा, बहुत ही गंदा सा दिखाई देगा। और अगर आपने किसी छोटे कमरे में बड़ा सोफ़ा लगा दिया है और बड़े सोफ़े के साथ उससे संबंधित मेज और कुर्सी भी वहाँ पर रख दी है, तो वह भी अटपटा सा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कमरे का आकार इतना नहीं है जितना आपने बड़ा सोफ़ा रख दिया। तो हर चीज़ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सजावट को अच्छी प्रकार से रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने आपको इसका प्रथम भाग पढ़ा दिया है। इसके द्वितीय भाग में हम आपको घर की सजावट के अन्य सिद्धांतों के बारे में भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अच्छे से इस पाठ को कम से कम 2 बार रीडिंग करनी है, अच्छे से समझना है। ठीक है, धन्यवाद।